झारखंडी बारी दोनों, मतलब झारखंडी हमारे जो है एक्चुअली में एक क्या बोलते हैं, एक दलाल बन के रह गए। अमित महतो पे मोतीलाल महतो का जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हैं, क्या राय? ये बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपने। दूसरा सवाल रहेगा कि गिरिडीह में अमित महतो ने जयराम महतो को समर्थन दिया था, आह्वान किया था, तो क्या वो जहां से चुनाव लड़ेंगे आप लोग को समर्थन रहेगा? विधायकों का वेतन बढ़ गया, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन बढ़ गया, लेकिन इन बेरोजगारों को क्या मिला? उन्होंने कहा कि ये लोग नई नवेली पार्टी है, नई नवेली दुल्हन की तरह है, 2-3 चमकेगा झमकेगा और फिर चले जाएंगे। तो उन लोगों को साफ-साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं। तो मस्पस हफीजुल अंसारी से जब आप ही लोग मीडिया बंधु ने सवाल किया था कि, तो बोला ये बताने का चीज़ नहीं, गुप्त। उसके सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव हैं, उनसे भी यही सवाल पूछा गया, तो वो बता दिए कि बताने का चीज़ नहीं, गुप्त रखने का चीज़ है। ये बताइए, ये बावसीर हुआ है उनको जो गुप्त से रखने का चीज़ है, ये बताइए। चलिए, मुद्दा एक है लेकिन पार्टियां कई है। एक तरफ जहां आप हैं, दूसरे तरफ अमित महतो जी हैं, तीसरी तरफ सूरसिंह बेसरा भी अब मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। आप लोग जैसा कि 50 से 55 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि कुछ सीटें कम होती हैं तो क्या, जैसा कि सूरसिंह बेसरा इशारा करते आ रहे हैं कि जो झारखंडियों के हित में, झारखंड के हित में जो काम करेगा, जो बात करेगा, हमारे लिए द्वार खुला है, तो क्या आप वैसे पहलुओं पर आप जा सकते हैं? खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम लोग मोराबादी में हैं और JBKSS के अभी हम नाम से अभी तक हम संबोधन करते जा रहे हैं और आगे भी अभी तक करेंगे, क्योंकि ज़्यादा करके लोग वही जानते हैं। हमारे साथ हैं JBKSS के वरीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी। और आज इस खबर में आप देखेंगे कि मोतीलाल महतो ने रांची से पहली बार एक बड़ा आह्वान कर दिया है। कई लोग ये चर्चाएं कर रहे थे और कई जगह से तल्ख टिप्पणी भी आ रही थी, कई बातें सामने आ रही थी कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा। सूरसिंह बेसरा ऐसे बोल रहे हैं तो उनको हम ऐसे बोल देंगे, अमित महतो ऐसे कर रहे हैं तो हम ऐसे बोल देंगे। लेकिन आज इस खबर में आप देखेंगे कि आज हम जो इनसे हम बात करेंगे, इन्होंने कह दी है बड़ी बात। हालांकि खबर के शुरुआत में अभी आपने देख लिया है कि क्या कुछ मोतीलाल महतो ने कहा और इशारा ये कर चुके हैं। इसीलिए हमने कहा कि झारखंड का जो इस बार 2024 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। और जब रिजल्ट आएगा तो वो भी समय देखने वाला होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी इस बात को हमने रखा था कि इस बार का जो फासला है हार जीत का, वो ज्यादा किसी का होने वाला नहीं है। वो होता हुआ भी नजर आया, क्योंकि देखिए कई लोग इस बार भी निर्दलीय खड़ा हुए थे और ये लोग भी निर्दलीय खड़ा हुए थे, लेकिन कई लोग कितने पायदान पे चले गए। हालांकि कई लोग बहुत बरसों बरस से लगातार ट्रायल कर रहे हैं निर्दलीय के रूप में, लेकिन उनको क्या अंक आया। लेकिन ये पहली बार हमको लगता है, ये 2 साल से, हालांकि जब से ये लोग इस क्षेत्र में आए हैं, छात्र नेता को छोड़ करके राजनीतिक गलियारों में आए हैं, तब से इनको हम कवर कर रहे हैं और अब तक हम ये खबरों को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन मात्र 2 साल में पूरे झारखंड में तकरीबन 8 लाख वोट लाना, ये कोई आम बात नहीं है। भले कोई नेता इस बात को इग्नोर कर दे ऑन द कैमरा, लेकिन ऑफ द कैमरा हर कोई या हर गलियों में चर्चा तो भाई हो रही है, माने या ना माने, क्योंकि हम हर खबर में इस लाइन का प्रयोग करते हैं। बहरहाल आइए सुनते हैं मोतीलाल महतो ने कई सवालों के जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो आए थे रांची, उनका कहना था कि 50 से 55 सीट पे आप लोग कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? हालांकि उस दिन आप नहीं थे। हाँ, वो कुछ कारणों से हम थोड़ा बाहर थे। एक्चुअली में कारणों से बाहर नहीं थे, एक देख रहे होंगे कुछ दिनों से एक आंदोलन चल रहा है छत्तीसगढ़ में हंसदेव बचाओ के लेकर। तो हमारा वहाँ से डिमांड हुआ था कि आप लोग जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं, तो जल जंगल ज़मीन में क्या छत्तीसगढ़ का जंगल नहीं आता है? मतलब एकदम आता है। तो फिर आप लोग एक बार भी समर्थन देने क्यों नहीं है? तो वहाँ के जो सत्याग्राही हैं, जो बैठे हुए हैं, उन लोगों ने हमें आग्रह किया था आने के लिए और समर्थन देने के लिए। तो मैं वहीं हंसदेव जंगल गया था उस बीच में, और उसी बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसके कारण से हम यहाँ मौजूद नहीं थे। अब आगे की रणनीति, खैर लोकसभा तो अब समाप्त हुआ, विधानसभा में क्या कुछ तैयारी? क्योंकि देखिए हम सवाल इसलिए आपसे करना पड़ रहा है कि
जयराम महतो के दाहिना हाथ आप माने जाते हैं, लगभग हर चीज़ों से आपसे अवगत लोग कराते हैं, उसके बाद कोई आगे कार्य होता है। क्या रणनीति बन रही है? देखिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये लोग नई नवेली पार्टी है, नई नवेली दुल्हन की तरह है, 2-3 चमकेगा झमकेगा और फिर चले जाएंगे। तो उन लोगों को साफ साफ शब्दों के में कह देना चाहते हैं कि लोकसभा हमारे लिए ट्रायल था। और ये दिनकर जी की एक कविता है बहुत अच्छा कि जब कर्ण का जब कवच कुंडल ले लिया गया तो उनमें लिखे थे कि कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, कवच कुंडल गया पर प्राण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो है। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि हमारा कवच कुंडल भले ले लिया गया, लेकिन अभी भी हमारे अंदर इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि हम लोग 2024 के आने वाले चुनाव में बहुत बेहतर तरीके से उतरेंगे और जहाँ जहाँ हमारे में कमियाँ रह गई थी हम उसमें सुधार करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें, देखिए आप लोग की कई सभा में हम आप लोग के क्षेत्र तक हम पहुँचे, हमारी टीम पहुँची, लेकिन जो सूचनाएं आ रही है, हालांकि इसको जयराम महतो भी खारिज करते नज़र नहीं आए कि अपने ही कुछ भीतरघात किए। हाँ, कुछ चीज़ें इससे सामने आई तो उस पर सुधार किया जाएगा और जो भी भीतरघात किए हैं तो उसको वेरीफाई करके उसको यहाँ से निष्कासित किया जाएगा। क्योंकि देखिए, हम इस चुनाव में हम रिस्क नहीं ले सकते। हम उस पर बहुत जल्दी उस पर हमारी कोर कमेटी बैठने वाली है और कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं उस पर सुधार की जाएगी और जो भी भीतरघात किए हैं उसको पार्टी से बाइकआउट किया जाएगा। 55 सीट पर लड़ने जा रहे हैं आप। 55 सीट में 28 सीट आदिवासी बहुल सीट है और बाकी अन्य सीटें अन्य जगह। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से आपका रणनीति हो, चूँकि विधानसभा चुनाव, लोकसभा कम सीट रहता है, विधानसभा में ज़्यादा मुद्दे अनेक होते हैं और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है? देखिए, कल भी हम कहे थे और आज भी हम कहेंगे कि जो हमारी लड़ाई शुरू होगी, जो हमारी मैनिफेस्टो बनेगी, उसमें सबसे पहले खतियान का जिक्र होगा, उसमें खतियान के बारे में जिक्र होगा। हम 1932 ही नहीं है, उसके साथ साथ में जो भी सर्वे सेटलमेंट है उसको पहला होगा। दूसरा मुद्दा होगा नियोजन का, जो छात्रों का मुद्दा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बहुत बड़ा गंभीर संकट है। आज झारखंड के इस सरकार के बने हुए, पिछला सरकार की तो हम बातें नहीं करें, इस सरकार के बने हुए 4.5 साल हो गए। 4.5 साल के कार्यकाल में मात्र 35,000 नौकरियाँ इस सरकार ने दी है। 35,000 नौकरियों में सरकारी नौकरी मात्र 8,000 है और जो बाकी बची नौकरियाँ वो प्राइवेट नौकरियाँ। उनमें से कौन सा है जो ये रोज़गार मेला लगा के जो सरकार देती है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वगैरह का, ये नौकरियों की बात है। तो ये सरकार, यही वो सरकार है, जब अपना सरकार बनाने की बात थी तब उसने कहा कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, अगर नौकरी नहीं दे पाए तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे। आज देखिए, बेरोज़गारी भत्ता तो दूर, 5,000 7,000 की जो बेरोज़गारी भत्ता की बात की थी उस सरकार के बेरोज़गारी भत्ता के दूर, आज देखिए आज विधानसभा में विधायकों का वेतन बढ़ गया, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन बढ़ गया, लेकिन इन बेरोज़गारों को क्या मिला? जिन्होंने इन्हें कितना उम्मीद से रघुवर दास के सरकार को हटाकर इसको लाया था कि हमें नौकरियां मिलेगी, पर नहीं मिला। कारण तो स्पष्ट शब्दों में समझ में आता है कि यहाँ स्थानीय नीति नहीं है, यानी खतियान लागू नहीं है, जिसके कारण स्थानीय नीति नहीं है। स्थानीय नीति नहीं रहने के कारण नियोजन नीति नहीं है और नियोजन नीति नहीं रहने के कारण आज सारी वैकेंसी जो है वो फंस के रह जाती है। तो ये मुद्दा हमारा सबसे पहले रहेगा कि एक स्पष्ट स्थानीय नीति, एक स्पष्ट नियोजन नीति बनाकर सबसे पहले छात्र के हित में, छात्र की जितनी भी वैकेंसियाँ पेंडिंग हैं, चाहे CGL की वैकेंसी हो, चाहे JPSC की वैकेंसी हो, चाहे अदर जितनी भी वैकेंसियाँ हों, सबको फुलफिल किया जाए। ये पहला हमारा एजेंडा है। आप बता रहे हैं कि 1932 खतियान का मुद्दा की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं यदि हम बात करें तो पूर्व विधायक सूरसिंह बेसरा का कहना है कि 1932 ये डेडलाइन नहीं हुआ, अंतिम सर्वे सेटलमेंट ही डेडलाइन होगा। हमने कब कहा? 1932 को लेते हुए 1964 तक तो हमने भी बात किया है, अंतिम सर्वे सेटलमेंट तक हम लोग भी वही बात कर रहे हैं। देखिए, जो है, जो कानून को वो पढ़ रहे हैं, आखिर संविधान तो कोई अलग नहीं पढ़ेगा, वही संविधान जो छपा है सबके हाथों में, वही संविधान हमारे हाथों में भी है। जो नीति नियमावली उनके हाथों में, वही नीति नियमावली हमारे हाथों में भी है। तो हम भी जानते हैं उस बात को, हम भी कह रहे हैं अंतिम सर्वे सेटलमेंट 1932 सबसे बड़ा सर्वे सेटलमेंट है, इसलिए हम उसका जिक्र करते हैं। बाकी अंतिम सर्वे सेटलमेंट तक जाना चाहिए, जाना इसलिए जाना चाहिए कि बहुत सारा क्षेत्र जो है जो 1964 में सर्वे सेटलमेंट हुआ है, 1-2 जिले हैं, ज़्यादा नहीं, तो उसको भी शामिल कर देंगे। अगर एक भी व्यक्ति को अगर 1964 में है तो उसको भी शामिल किया जाना चाहिए। हम तो मांग कर ही रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं। लेकिन एक और आरोप अभी लगा रहे हैं सूरसिंह बेसरा कि झारखंडियों को नौकरी देने की बात हो रही है, लेकिन जहां नियोजन नीति ही नहीं बना, झारखंडी कौन, नौकरी किसे दिया जा रहा है? तो वही तो हम भी कह रहे हैं ना, मैनिफेस्टो हमने क्या बोला कि सबसे पहले 1932 के खतियान की मांग रहेगी हमारी,
कि झारखंडी कौन। सही बात है, झारखंड में झारखंडी कौन ये तो आइडेंटिफाई होना चाहिए ना। हमारे साथ छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसको आइडेंटिटी मिल गया। उत्तराखंड अलग हुआ, उसको आइडेंटिटी मिल गया। महाराष्ट्र, गुजरात, जितने भी राज्य अलग हुए, सबको आइडेंटिटी अपना अपना मिल गया। पर हमारा आइडेंटिटी कहाँ है? हम अपना आइडेंटिटी तो खोजेंगे ना। अगर हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमारा आइडेंटिटी कार्ड मिलता है कि नहीं? लेकिन उसको एडमिशन लेते ही वहाँ एक छोटा सा कॉलेज, छोटा सा कोर्स करने में हमको आइडेंटिटी कार्ड मिल जाता है। लेकिन झारखंड में अलग हुए, आज तक झारखंडी कौन है उसका आइडेंटिटी कार्ड कौन देगा? नौकरी किससे मिल रहा है? नौकरी कैसे देंगे आप जब तक आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहेगा? अभी किससे मिल रहा है? अभी जो नौकरियां मिल रही है ये ना तो 1985 का है ना 1932 का है, जैसे तैसे ये लिया जा रहा है। 1985 था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। इस सरकार ने कहा कि उससे हम बेहतर बनाएंगे और आज तक बना नहीं पाई। तो आप ही सोच लीजिए आप किस नीतिक तरह से। वही तो हम स्पष्ट हफीजुल अंसारी से जब आप ही लोग मीडिया बंधु ने सवाल किया था कि आप बोलते हैं कि हम नौकरियां देंगे, हम उनका बयान सुन रहे थे, नौकरियां देंगे, तो किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि किस नियोजन नीति के तहत देंगे, स्पष्ट तो करिए। तो बोला ये बताने का चीज़ नहीं, गुप्त। उसके सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव हैं उनसे भी यही सवाल पूछा गया, तो वो बता दिए कि बताने का चीज़ नहीं, गुप्त रखने का चीज़ है। ये बताइए, ये बावसीर हुआ है उनको जो गुप्त से रखने का चीज़ है, ये बताइए। नियोजन नीति तो स्थानीय नीति होता है कि आप जैसे ही वैकेंसी निकले उसको स्पष्ट पहले करना होता है कि इस नियोजन नीति और इस स्थानीय नीति से लिया जाता है। इनका घर का सामान है क्या आप गुप्त रखेंगे उसको? ये कोई बीमारी है कि इसको गुप्त रखेंगे? ये स्पष्ट करने का चीज़ है। हर राज्य का आपको नेट पे मिल जाएगा कि उसका स्थानीय नीति क्या है, नियोजन नीति क्या है। झारखंड का नियोजन नीति का स्पष्ट नहीं करके उसको गुप्त रखिएगा, ये क्या? और गुप्त रखने का यही कारण है कि आज जितनी भी वैकेंसी आती है सारा 100 सीटों में से 90% बाहर के लोगों को बेच दिया जाता है। तो झारखंड के बच्चे कहाँ जाएंगे? झारखंड के बच्चे बंधुआ मजदूरी करने चले जाएंगे बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। आखिर ये बेच कौन रहा है? चूँकि सत्ता सरकार आदिवासियों की, आदिवासियों ने सरकार बनाया। झारखंड का बेटा कहे जा रहे थे हेमंत सोरेन, वो आए, गुरुजी आंदोलनकारी, सारे लोग तो आदिवासी ही थे जो बनाया, जो झारखंडी थे। तो फिर इसे बेच कौन रहा है? ये तो केवल क्रोनोलॉजी है, इसको समझिए। एक एजेंडा है, एक भावना के साथ खेलना है कि हम आदिवासी की सरकार है या आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है। आज जितनी भी रांची की उदाहरण लेते हैं, हम रांची की धरती पे खड़ा है तो रांची का उदाहरण लेते हैं। आज जितने भी आदिवासी जमीन, आदिवासियों की सरकार है तो आदिवासी की ज़मीनें लूटी नहीं होनी चाहिए। आज दिन प्रतिदिन आपको खबरों में मिलेगा कि आज फलना उरांव का ज़मीन छीन लिया गया, फलना मुंडा का ज़मीन छीन लिया गया। तो बाहर के लोग फर्जी कागजात बना के, सरकार में इसमें मिली भगत है, सरकार के नुमाइंदे इसमें बैठे हुए हैं, उसके ठेकेदार इसमें बैठे हुए हैं, इसमें शामिल हैं। यहाँ के जो मंत्री हैं क्या अनपढ़ मंत्री हैं? नहीं देख रहे हैं क्या कर रहे हैं वो? आखिर वो तो बचा सकते थे ना, एकदम बचा सकते थे, लेकिन गुमराह कर रहे हैं, भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जब भी इनको फंसने का डर होता है, कह देते हैं कि हम आदिवासी का बेटा हैं, हम झारखंडी बेटा हैं, मूलवासी बेटा हैं, इसलिए हमको फंसाया जा रहा है। अरे भैया, जब आप आदिवासियों के ज़मीन छीन रहे हैं, आपके लोग के द्वारा छीना है, आप मान ले नहीं छीन रहे हैं, और जब आप घटना जब सामने आती है कि इनकी ज़मीन को छीना गया, तो आप फिर वापस क्यों नहीं करवाते? जब वहाँ जानते हैं कि इसमें CNT एक्ट लगा हुआ है, तो फिर आप क्यों नहीं वापस करवाते? इसका मतलब आपका भी उसमें मिली भगत है, आपके जो प्रक्रिया है आपसे होकर गुजरती है, आपको भी कहीं ना कहीं कमीशन पहुँचता है। नहीं तो अगर ज़मीन लूट रही है और कंप्लेन आपके तक पहुँचता है तो उस पर रोक क्यों नहीं लगाते? आज देखिए ना, आपके आसपास में आप जानते होंगे कितना पूरा रांची का पूरा CNT ज़मीन बिक गया। पूरा झारखंडियों को सबसे ज़्यादा झारखंडी नहीं लौटा है। हाँ, झारखंडी बारी दोनों, मतलब झारखंडी हमारे जो है एक्चुअली में एक क्या बोलते हैं, एक दलाल बन के रह गए। वो क्या करते हैं, बाहर के लोगों के साथ मिल के एक फर्जी कागज़ बना के अपने ही लोगों के द्वारा फर्जी बेच दिया जाता है। तो जैसा कि सुर सिंह बेसरा का आरोप है कि झारखंड को झारखंडियों ने अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था वो शायरी करते नजर आए। वो सही बात है। कहीं ना कहीं अगर हम सिस्टम में बैठे हुए हैं और उस सिस्टम में जब लूटने का मामला सामने आता है और उसमें हम रोक नहीं लगाते, कोई कार्रवाई नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम भी शामिल हैं उसमें, हम भी दोषी हैं कहीं ना कहीं। हाँ, इसमें कोई कम हो सकता है, कोई बेसी हो सकता है, तो शामिल तो हैं हम। एक सवाल ये भी है कि जितने भी ज़मीन के बड़े बड़े मामले आए हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी नेता के साथ वो जुड़े हैं, चाहे जो भी मामले आए बड़े बड़े ज़मीनों के। तो क्या लगता है, यहाँ के अगर CEO को देखें वो भी आदिवासी, यहाँ के जो ज़मीन के जो भी अफसर हैं वो भी आदिवासी, अफसर भी आदिवासी, नेता भी आदिवासी, फिर भी आप। हाँ, ये बात सही है। अभी जो मामला आया था, ये क्या बोलते हैं, पल्स हॉस्पिटल का मामला जो आया था, पल्स हॉस्पिटल का मामला का जो म्यूटेशन करवाया था, उस समय CEO कौन थे? आप अगर जांच के देखेंगे तो एक आदिवासी थे। वो कौन सा ज़मीन है? पल्स हॉस्पिटल भुयरी ज़मीन है। भुयरी ज़मीन को म्यूटेशन किसने करवाया? भुयरी ज़मीन कैसे हो गया?
कैसे CNT ज़मीन, भुयरी खुटकटी ज़मीन को कैसे दे दिया गया? ये तो कहीं ना कहीं हम भी शामिल हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, हम शामिल हैं। कैसे लड़ाई कीजिएगा इस स्थिति में झारखंड को बचाने के लिए? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि कैसे लड़ाई करेंगे। देखिए, हमारे पास पहले से एक कानून बना हुआ है CNT का। इस CNT कानून को पूरी तरह से जो इसको तोड़ मरोड़ के जो पेश किया जा रहा है, जो ख़त्म किया जा रहा है, इसको कड़े से लागू करवाना पड़ेगा। और जो भी मामले आएंगे उसको एक टीम गठित करके, एक समिति बना करके उसके निगरानी में इसको रखा जाएगा। और कोई भी मामला आएगा CNT के ज़मीन के अतिक्रमण से संबंधित या लूटने से संबंधित, वो समिति के पास डायरेक्ट जाए और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई हो, तभी ये मामले हो जाए। और ये हम बता रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं, अगर रांची के मामला अगर है तो रांची में 10 को बड़े बड़े मामलों पर केवल कार्रवाई हो जाए ना, तो 11वां वो ये नहीं होगा, 11वां ज़मीन का अतिक्रमण नहीं होगा, 11वां ज़मीन नहीं लुटाएगा। लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती। इन लोगों को पता है जो CNT ज़मीन को वापस लेने का जो प्रक्रिया है, जो कोर्ट है, SSR कोर्ट जिसको बोलते हैं, उस कोर्ट को शिथिल कर दिया गया है। तो उस कोर्ट को एक्टिव करने की ज़रूरत है। उसमें एक अलग समिति बनाकर एक अलग उसका कोर्ट चले, ताकि उसमें जल्द से जल्द फैसला हो और जो ज़मीन के जो दलाल हैं उस पर एक डर पैदा हो, एक खौफ पैदा हो, और ये चीज़ें तभी रुक पाएंगी। चलिए, मुद्दा एक है लेकिन पार्टियां कई है। एक तरफ जहां आप हैं, दूसरे तरफ अमित महतो जी हैं, तीसरी तरफ सूर सिंह बेसरा भी अब मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। आप लोग जैसा कि 50 से 55 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि कुछ सीटें कम होती हैं तो क्या, जैसा कि सूर सिंह बेसरा इशारा करते आ रहे हैं कि जो झारखंडियों के हित में, झारखंड के हित में जो काम करेगा, जो बात करेगा, हमारे लिए द्वार खुला है, तो क्या आप वैसे पहलुओं पर आप जा सकते हैं? हाँ, देखिए, सूर सिंह बेसरा जो हैं उनसे बहुत बार संपर्क हुआ है, वो भी हम लोग से संपर्क किए, और हर बार हम लोगों ने कहा है कि आप एक मेंटर हैं, एक हमारे कोच हैं, एक मार्गदर्शक हैं, आप हमारे साथ मार्गदर्शक के रूप में आइए, है ना। बाकी फील्ड में किसको खेलना है ये लोग कैप्टन वहाँ डिसीजन लेगा, आप मेंटर के रूप में आइए। जो नीतियाँ हो सकती हैं, जो मैनिफेस्टो बनेगा, किस तरफ से कैसे उतारा जाए, क्या रणनीति होगा, इस पर आप भागीदारी दीजिए, अपना भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, ताकि एक झारखंड की जो आप लोगों ने जो भविष्य देखा था, जो कल्पना की थी, और जो हम लोग कल्पना कर रहे हैं, दोनों चीज़ के एक अनुभव और एक ऊर्जा, दोनों मिलकर एक नया झारखंड को गढ़ने का कोशिश करेंगे, एक नया झारखंड बनाने का कोशिश करेंगे, एक झारखंड को नवनिर्माण करने का कोशिश करेंगे, और दोनों चीज़ें मिलेंगी तो हमको लगता है बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। ये सवाल हमने पहले भी किया था कि युवाओं की अभी ये टीम है, लोकसभा में आप लोग बहुत जल्द उतर रहे हैं, तो क्या एक अनुभव की कमी, लोकसभा चुनाव में आप लोग उतर रहे हैं, तो एक अनुभव की कमी के चलते भी कहीं कुछ दिक्कत हो सकता है, और वो शायद हुआ भी कि अनुभव शायद आप लोग को कम रहा लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारा अनुभव का कहीं कहीं हमको कमी दिखी। जैसे हम जो है स्पष्ट हम बोलते हैं कि देखिए, हमारा अनुभव कहाँ का थोड़ा सा कमी हुआ कि हम लोग बूथ मैनेजमेंट में थोड़ा सा चूके, है ना। ये बूथ मैनेजमेंट होता तो हमारे लिए 50,000 वोट बड़ी बात नहीं थी, वो हो सकती थी, तो हम इस पर सुधार करेंगे। अब जहाँ तक बात रही कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो हम तो पहले बोल चुके हैं कि जो हमारे अंदर कमियाँ रह गई उसको हम लोगों ने जाँच लिया है, जो टॉपिक थे हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम लोग उस पर वो गलतियाँ हम लोग विधानसभा में नहीं करेंगे। और जो लोकसभा में रिजल्ट आए, हमारा जो वोट का आंकड़ा है जो पूरा झारखंड में 8 लाख है, तो एक बार में एक निर्दलीय पार्टी के लिए जिसका किसी का 12वां नंबर पे, किसी का 13वां नंबर पे उसका बटन है, उसको इतना वोट मिलना एक अपने आप में एक इतिहास है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये बहुत बड़ी जीत थी। कहीं हमारा बटन अगर 2-3 नंबर पे रहता तो शायद हमारा रिजल्ट भी कुछ होता, तो ये भी चूक हुई है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अब निर्दलीय ना हो कि एक पार्टी के थ्रू लड़ा जाए, ताकि हमारा जो बटन है वो ऊपर आ सके। मतलब एक यदि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव एक सबक था। हाँ, सीखने की बहुत बड़ी चीज़ें थी। ये चीज़ें हम कहाँ से सीख पाते? हम लोग को लगा था कि बटन बटन होता है, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, लेकिन बहुत सारा जैसे ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण बुजुर्ग हैं, 40% लोग अभी भी हैं जो वोट देने नहीं जानते हैं किस बटन में दबाना। वो जितना ऊपर के जो भी बटन मिलते हैं उस पर दबा के चले आते हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। और हमारा रांची की जब बात करें तो रांची में 2-2 EVM होते हुए भी हमारे कैंडिडेट को अगर 1,32,000 वोट मिलता है तो अपने आप में एक इतिहास, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बड़ी बड़ी पार्टियां उतरती है, अपना कैंडिडेट को जब देती है, बहुत पैसे वाले भी रहते हैं, तो वो 4,000, 5,000, 7,000 में। अभी हमारे साथ गिरिडीह जिला में, गिरिडीह लोकसभा में कल 16 प्रत्याशी उतरे थे, 15 प्रत्याशी। 15 प्रत्याशी का कितना वोट आया? किसी का 10, किसी का 5, किसी का 2, किसी का 3, 10 तो बहुत कम ही आया। तो बड़ी बड़ी पार्टियों से वो लोग टिकट लेकर उतरे थे, पर क्या हुआ? और हम लोग को एक निर्दलीय होते हुए अगर इतना वोट मिला है तो ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक गिनीज ऑफ। अंतिम सवाल,
अंतिम अमित महतो पे मोतीलाल महतो का जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हैं, क्या राय? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं और राजनीति में परिपक्वता है उनकी, है ना। तो हो सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग एक साथ आ सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादातर है। अच्छा, ये बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपने। दूसरा सवाल रहेगा कि गिरिडीह में अमित महतो ने जयराम महतो को समर्थन दिया था, आह्वान किया था, तो क्या वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे आप लोग को समर्थन रहेगा? देखिए, इसके पहले तो जो समर्थन दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित दा का। देखिए, हमारा मुद्दा, हमारी लड़ाई, हमारा आंदोलन सब एक रहा है। तो अगर हमारे जी ये रहेंगे, तो अगर उन्होंने हमें समर्थन दिया, हमें सपोर्ट किया है, तो अगर उस तरह से बात बनती है तो मैंने पहले कह दिया कि एक प्लेटफॉर्म होगी, उम्मीद किया जा सकता है कि एक प्लेटफॉर्म होगी। अभी जब तक वो देखिए वक्तव्य में नहीं होता है, लिखतम में होता है, तो जब तक वो लिखतम में नहीं आएगा तब तक हम वो भी स्पष्ट नहीं करेंगे। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं, संभावना है कि एक प्लेटफॉर्म पर सभी, एक प्लेटफॉर्म में तो है ही लेकिन लिखतम नहीं, तो वो लिखतम में भी आपको दिखेगी बहुत जल्द। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे कि सूर्य सिंह बेसरा का नाम लिया आपने कि वो अच्छे आदमी है, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप युवा हैं, क्या आप लोग उनके पार्टी में शामिल होइएगा, जाइएगा उनसे मिलने, उनको मनाने, या फिर आप चाहते हैं कि वो आपको मनाने आए? नहीं, हम लोग मनाने उनाने का यहाँ बात ही नहीं है। हम लोग की विचारधारा एक है, लड़ाई एक है, मनाने की बात ही नहीं। हमारी लगातार उनसे संपर्क है, उनका भी हमारे लगातार संपर्क भी किए। तो हम लोग ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो हर पार्टी उनके इसमें होता है, उनके साथी सहयोगी या उनका सहयोगियों का मन नहीं होगा, लेकिन सूर्य सिंह बेसरा से हमारा लगातार संपर्क है, लगातार बात होती है। तो हम लोगों ने कहा एज अ मेंटर, एज अ आइए और आप लोग गाइड कीजिए। तो वो बोल रहे ठीक है, हम भी देख रहे हैं, अपना लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं, तो सब एक साथ ही हैं एक तरह से। कहना है कि अगर कोई भी, चाहे अमित महतो हो, जयराम महतो हो, मोतीलाल महतो या कोई भी हो झारखंड का, अगर वो हमारे पास आता है तो हम उनको साथ लेके चलेंगे, और अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकला चलो रे का नारा देते हैं। नहीं, देखिए, एकला चलो का नारा तो ठीक है, अगर उनके पास जनाधार है, जनसमूह है, अगर लोग उनके साथ हैं, भावना उनके साथ है, तो एकला चले। पर हम लोग तो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो आएँ। और नहीं, देखिए, आइए और जाने की बात नहीं होता है, किसी भी पार्टी में आने और जाने की बात नहीं है, दोनों तरफ से पहल होती है, एक तरफ से पहल नहीं होती। अगर आप अपने आप को भीष्म पितामह समझ रहे हैं, तो ये भीष्म पितामह की भी देखबे किया था क्या हश्र हुआ था, तो ये गलत बात है। दोनों तरफ से पहल होती है, हमेशा नहीं कहते कि जेबी केसेस की ओर से पहल नहीं होता, चाहे उधर से पहल नहीं, तो पहल दोनों तरफ से होगा। हाँ, तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।